दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने 50वें लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों पूरे 1500 सवाल कवर हो रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत डिटेल में हम लोग एक क्लास अटेंड कर रहे हैं जिसके अंतर्गत दोस्तों साहित्य स्पेशल से लेकर के हिंदी व्याकरण के लगभग हर एक चैप्टर पर दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि हिंदी आल चैप्टर, हिंदी के सभी चैप्टर पर दोस्तों विस्तार से बातचीत हो रही है। ये जो क्लास है ये बीपीएससी परीक्षा के ध्यान में रखकर बनाया गया, चाहे पीआरटी का पेपर आपको देना हो, मिडिल का देना हो, टीजीटी या फिर पीजीटी का पेपर देना हो, आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट बैच है। इसके अलावा जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी के सवाल आते हैं भाई सवाल तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि तैयारी आपकी कितनी बेहतर हो पाई। हमारा एक स्पेशल बैच भी है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कहीं कि आप तैयारी में चूक रहे हैं तो दोस्तों आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर के एक एक चैप्टर विस्तार से पढ़ाया गया है, एक एक चैप्टर पर ढेर सारे सवाल डिस्कस किए गए हैं और तमाम चीजें नोट्स के साथ भी दोस्तों ये जो है बैच अवेलेबल है। आप हमारा नया एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिए और उसके माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल यहां पर दे रहा है कि कविता के नए प्रतिमान, जी हां दोस्तों, कविता के नए प्रतिमान ये किसकी रचना है? क्या यह अमृतलाल नागर जी की रचना है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अमृतलाल नागर जी की जो सबसे प्रसिद्ध कृति है वह दोस्तों अमृत और विष, ठीक है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, इसी तरह से हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचना है वह दोस्तों दो चट्टाने, इसके लिए उन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ये रचना जो आज हम चर्चा करें दोस्तों, ये रचना है नामवर सिंह की। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल जी ने दोस्तों राग दरबारी की रचना किया। किसकी रचना किया है? राग दरबारी की रचना किया, ये आप याद रखेंगे। नामवर सिंह, अब याद कैसे रखेंगे? देखिए इधर नाम लिखा है, इधर मान लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? नाम और मान, इसको हमेशा आप जोड़ के रखिएगा, कभी भूलेगा नहीं, अपने आप आपको याद हो जाएगा। यहां नाम, यहां मान। ठीक है, अच्छा, जब आप नामवर सिंह की बात कर ही रहे हैं दोस्तों तो कुछ इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, जरा आप उसे याद रखेंगे। ठीक है, जैसे एक इनकी रचना दोस्तों बहुत कमाल की रचना है, वाद विवाद संवाद। ठीक है, रचना का नाम क्या है दोस्तों? रचना का नाम है वाद विवाद विवाद संवाद। ठीक है, यह एक ही रचना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। ठीक है, यह एक ही कृति दोस्तों जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बाकी मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर दोस्तों इन्होंने कई सारी जो है किताबें लिखा है, तो वो सब भी आप याद रखेंगे। ये बहुत अच्छी उनकी रचना है, कविता के नए प्रतिमान, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और अच्छा सवाल है, कब दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था? तो याद रखेगा 1971 में इन्हें क्या मिला? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। क्या मिला था दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र का दोस्तों ये सर्वोच्च सम्मान है, इसे भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है, बहुत दिनों से, काव्य की पंक्ति है, पहले पढ़िए। करा बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। ये दोस्तों पंक्ति किसकी है? बहुत ध्यान से पढ़ के बताइएगा। ठीक है, क्या सोहनलाल द्विवेदी? अरे रोज इन्हीं को मत परेशान करो भैया। जयशंकर प्रसाद भी नहीं, गया प्रसाद सनेही भी नहीं, राजेश सुमन भी नहीं। यहां आपका सही जवाब हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जी हां दोस्तों, ये उन्हीं की द्वारा लिखी गई एक कविता है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। अब इनकी बात कर ही रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, तो इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बड़ी कमाल की रचनाएं, मैंने उनको अच्छे से सेट भी किया है, आप सुनिए केवल। ठीक है, तुम्हारे साथ रहकर, ठीक है, ये रचना का नाम है। ठीक है, तुम्हारे साथ रहकर। देखिए इस तरह का बड़ा एंटिक एंटिक रचना लिखते हैं। अब आप जैसे महसूस करिए, तुम्हारे साथ रहकर कितना अच्छा लगता है, कितना, ये दूसरी रचना है। ठीक है भैया, आपको लग रहा होगा कि सर ये कोई सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, ये इनकी पहली रचना, ये मतलब इंपॉर्टेंट ये भी रचना है, ये इनकी दूसरी, नंबरिंग मत कीजिएगा, मतलब ये मैं रचनाओं का नाम बता रहा हूं। तुम्हारे साथ रह कर, ये उस किताब का टाइटल है, कितना अच्छा लगता है यह भी टाइटल है। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, तुमसे अलग होकर, सर ये भी रचना का नाम है। हाँ सुनो, पहले एक बीच में एक और लिखो, एक और रचना है धीरे धीरे। ठीक है, ये भी इन्हीं की रचना है। एक रचना है तुमसे अलग होकर। ठीक है, तुमसे
अलग होकर। कितना गजब का है ना सीक्वेंस, बड़ा मजा आ रहा होगा पढ़कर। ठीक है, ठीक है, तुमसे अलग होकर। ठीक है, अंत में एक रचना है, उसका नाम है अंत में। मैंने ढूंढकर दोस्तों ऐसी रचनाएं कलेक्ट किया। ठीक है, और सिगरेट पीती हुई औरत, अंत में सिगरेट पीती हुई औरत। ठीक है, सिगरेट पीती हुई औरत, आदमी नहीं, पीती हुई औरत। ये सभी दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाओं का नाम है। कमाल की बात है ना, कुछ नया पढ़ने को मिला, सीखने को मिला ना। तो ऐसे दोस्तों धीरे धीरे हम लोग अपनी हर क्लास में दोस्तों थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं मैंने आपको 5 रचना दिया, आप नहीं 5 याद कर पाएंगे, 1-2 याद होगा, 1-2 याद होगा। धीरे धीरे फिर कभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में पढ़ेंगे तो दूसरा से तीसरा याद हो जाएगा, तीसरा से चौथा याद हो जाएगा। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आपको बहुत सारी रचनाएं याद होने लगेगा। उसीलिए मैंने, आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैंने पिछले 2-3 दिन से एक टेक्निक चेंज किया है। देखिए, ये इस तरह का जो नाम आपको मिल रहा है ना, ये नाम मैं हमेशा पीछे से मैच करा के लिखता हूं, ताकि जो चीज पीछे पढ़ चुके हैं एक बार फिर आपके सामने आ जाए। जैसे अगला सवाल दे रहा है कि विशाल भारत, विशाल भारत ये जो पत्रिका है, इसका संपादन दोस्तों किसने किया? क्या माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया? नहीं। लास्ट अगर पिछली 3-4 क्लास पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक पत्रिका निकाला था, कर्मवीर। और यह पत्रिका दोस्तों वे जबलपुर से निकालते थे। आपने पढ़ा होगा पीछे, याद है कि नहीं? इसी तरह से अंबिका प्रसाद गुप्त और देवकी नंदन खत्री के बारे में भी पढ़ा होगा। अंबिका प्रसाद गुप्त जी की बात करेंगे तो इनकी एक पत्रिका आती थी, नाम आपने पढ़ा होगा दोस्तों, इंदु। वो काशी से निकलता था, बनारस से, काशी से निकलता था। ठीक है, तो याद रखेगा इनकी जो पत्रिका है इसका नाम है इंदु, और ये पत्रिका दोस्तों कहां से आती थी? ये काशी से निकलती थी। देवकी नंदन खत्री के बारे में आपको पता होगा, अरे वो जो चंद्रकांता जो सीरियल आप देखते थे वो दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इनकी एक पत्रिका, वो भी काशी से आता था, और सुदर्शन नाम है उसका। क्या नाम है? सुदर्शन। ठीक है, सुदर्शन नाम है। और यह पत्रिका भी दोस्तों कहां से आती थी? काशी से ही निकलती थी। अंतिम में एक चीज और याद रखिएगा, नाम बनारसी दास है, और इनकी पत्रिका बनारस से नहीं आती थी, कलकत्ता से आती थी। हाँ, नाम बनारसी दास है और पत्रिका कहां से आती थी? कलकत्ता से आती थी। ठीक है, और यही दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, विशाल भारत। ठीक है, बनारसी दास की पत्रिका का नाम क्या है? विशाल भारत नाम है। और ये आता कहां से था दोस्तों? तो ये आता था दोस्तों कलकत्ता से। तो नाम पे मत जाइएगा, बच्चा हो सकता है सोचे कि भाई बनारसी दास लिखा है तो बनारसी दास का बनारस से संबंध होगा, बट ऐसा नहीं है, ये कलकत्ता दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। और दुलारे लाल भार्गव जी की बात अभी हमने कल ही किया था। ठीक है, इनकी पत्रिका कौन सी थी? माधुरी, याद है ना? इनकी पत्रिका माधुरी थी जो लखनऊ से आती थी। ठीक है, माधुरी। ठीक है, माधुरी ये कहां से दोस्तों? ये लखनऊ से आती थी ये पत्रिका। दुलारे लाल भार्गव जी की माधुरी है। ठीक है, तो दुलार करना है किसे? माधुरी को दुलार करना। इस तरह से छोटे मोटे ट्रिक बनाकर आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी दोस्तों किसकी रचना है? अमृतलाल नागर। देखिए, मैं जानबूझ के पीछे से कनेक्ट कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, जितनी रचनाओं को पुरस्कार किसी न किसी तरीके के मिला है, मेरा काम है धीरे धीरे उन रचनाओं को आपके दिमाग में डाल देना। और अब देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा, इनका नाम देखते ही तुरंत आपके दिमाग में अमृत एवं विष आ जा रहा होगा। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है? अमृत एवं विष। ठीक है, याद रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन का नाम आते ही तुरंत दिमाग में 2 चट्टानें आ गया। अलग बात है कि इनकी और भी रचनाएं, नीड़ का निर्माण, फिर मधुबाला, मधुशाला, ये सब भी इनकी कृतियां, लेकिन 2 चट्टानें अब आप नहीं भूलने वाले हैं। नामवर सिंह जी की रचना का नाम क्या है? कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, नए प्रतिमान। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल जी की बात करेंगे तो यहां पर याद रखेंगे ठीक है, रास दरबारी। ठीक है, क्या दोस्तों? रास दरबारी। ठीक है, उसी तरह से भवानी प्रसाद मिश्र दोस्तों। ठीक है, बुनी नहीं, रुको। हाँ, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों यहां भवानी प्रसाद मिश्र जो दे दिया, ये आपका सही जवाब। ये सही तो लिख रहा हूं मैं, पीछे आपने पढ़ा ना राग दरबारी, और भवानी प्रसाद मिश्र दे दिया दोस्तों। इनकी रचना का नाम क्या है? बुनी हुई रस्सी। ठीक है, बुनी हुई रस्सी। इनको भी दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। वो इनकी इसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1972 में। भवानी प्रसाद मिश्र जी को आप याद रखेंगे। ठीक है, इनकी 1-2 रचनाएं और आप लिख लीजिए। एक रचना इनकी है दोस्तों, गीत फरोश। क्या है दोस्तों? गीत
गीत फरोश, ठीक है। यह रचना भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक गजब का नाम है, मैं पढ़ के खुद ही हैरान हो गया, ठीक है। उस रचना का नाम है चकित है दुख। यार क्या गजब की टाइटल ये सोचते थे, चकित है दुख। सोचिए, चकित है दुख, समझ रहे हैं। ये दोस्तों रचना का नाम है। हाँ, ये रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना का नाम है चकित है दुख, ठीक है। इसी तरह से एक और रचना आखिरी लिख लीजिएगा, अंधेरी कविताएं, ठीक है। अंधेरी कविताएं, यह भी किसकी रचना दोस्तों? यह भी भवानी प्रसाद मिश्र जी की ही रचना का नाम है। इसे आप अपने दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और नए सवालों पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, आलोक पर्व। ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर रचना है, इसमें कुछ बताना ही नहीं आपको, ठीक है। चलिए नीचे से पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की बात किया तो याद रखेगा, बुनी हुई रस्सी अब मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, सोचो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मतलब कोई बड़ी बात होगी, ठीक है। यहां पर दोस्तों राग, ये राग दरबारी है ना, रास लिख दिया क्या मैं? देखो रास लिख दिया। देखो इतना आइडिया दिमाग में रहता है कि कहां क्या लिखा जा रहा है। राग दरबारी है, रास नहीं, ठीक है। लिखते समय में एक बार मिटाया भी था ना, वो इसीलिए मिटाया था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, लेकिन फिर जो है दिमाग में आ गया, ठीक है। नामवर सिंह जी की रचना का नाम क्या है? कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। कविता के नए प्रतिमान, ये इनकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों आज आपका सही जवाब होगा। अमृतलाल नागर जी की रचना है अमृत और विष, ठीक है। अमृत और विष, ठीक है। यहां हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इनकी अन्य रचनाएं दोस्तों कौन कौन सी है? जैसे आपने पढ़ा होगा अशोक के फूल, क्या पढ़ा होगा? अशोक के फूल, वो इन्हीं की रचना है। इसी तरह से पढ़ा होगा कूटज, ठीक है। कूटज वो भी इन्हीं की रचना है। इसी तरह से पढ़ा होगा पुनर्नवा, क्या पढ़ा होगा? पुनर्नवा। इसी तरह से पढ़ा होगा अनाम दास का पोथा, ठीक है। अनाम दास का पोथा पढ़ा है ना। इसी तरह से पढ़ा होगा बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। ये सब दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं का नाम है, जहां से बार बार सवाल बनता रहता है, पूछा जाता है। आगे बढ़िए। करा सौरसेनी में वर्णित भाषा कौन सी नहीं है? बाप रे बाप, क्या पूछ दिया? करा कौन सी सौरसेनी में वर्णित भाषा नहीं है, वो आपको बताना है। क्या बांगरू है? तो जी हां, बांगरू है। बांगरू को हम क्या कहते हैं? हरियाणवी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणवी कहते हैं। और हरियाणवी जो दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी के तहत आता है। किसके तहत आता है? पश्चिमी हिंदी के तहत आता है। और पश्चिमी हिंदी दोस्तों ये सौरसेनी अपभ्रंश के तहत आती है, तो ये मामला तो सही है। उसी तरह से ब्रज भी दोस्तों पश्चिमी हिंदी के तहत आता है। उसी तरह से बुंदेली भी आता है और कौरवी भी आता है। कौरवी को ही दोस्तों क्या कहते हैं? इसे खड़ी हिंदी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे आप कहीं कौरवी लिखिए, चाहे आप उसे खड़ी हिंदी बोली लिखिए, ये आपका यही जवाब होगा। लेकिन जो अवधि है, अ से अवधि और अ से अर्धमागधी, ठीक है। अवधि को कहां रखते हैं दोस्तों? अवधि को अर्धमागधी में रखा जाता है, ठीक है। अवधि को कहां रखते हैं? अर्धमागधी में रखा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? पूर्वी हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से पश्चिमी हिंदी होता है उसी तरह से पूर्वी हिंदी होता है। पूर्वी हिंदी में क्या क्या आता है दोस्तों? तो पूर्वी हिंदी में एक तो अवधि आता है, एक बघेली आता है और एक छत्तीसगढ़ी आता है, ठीक है। इन तीनों को दोस्तों रखा जाता है, ये अभी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसमें कम से कम इतना डिटेल आप ध्यान दीजिए। मैं कोई विषय ऐसे ही नहीं पढ़ाता हवा में, मेरा मन ही नहीं करता। मैं सोचता हूं कि कुछ पढ़ाओ तो बच्चों को लगे कि भाई हमने कुछ दमदार पढ़ा, कुछ दमदार सीखा। हवा हवाई वाला काम फिर ठीक नहीं लगता है, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा श्वेतांबर में समास। बहुत खतरनाक सवाल दिया, ये एकदम उलझने वाला सवाल है। मैं आपको बताऊं इसके बारे में। जो ये लिखा है श्वेतांबर ना, इसका दो अलग अलग मायने होता है। एक होता दोस्तों श्वेत है अंबर, अंबर माने होता वस्त्र, ठीक है। श्वेत है वस्त्र जिसका, ठीक है। तो किसका वस्त्र श्वेत है? तो दो लोगों का वस्त्र श्वेत है। एक तो माता सरस्वती हैं, ठीक है। एक तो माता सरस्वती हैं, उनका भी है। और एक दोस्तों जो जैन धर्मावलंबी होते हैं, जैन धर्मावलंबी, ठीक है, वो भी दोस्तों एक दिगंबर होते हैं।
जो वस्त्र ही नहीं धारण करते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं, ठीक है, जो सफेद वस्त्र पहनते हैं। स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उन्हें दिगंबर कहा गया। भूल गए, इतिहास ही नहीं पढ़ा, कैसे काम चलेगा। तभी आपको बुलाता हूं कि आप स्टडी 91 को मौका दीजिए ना। नितिन सर से पढ़ने में क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आता। अरे मतलब मैं नितिन सर यानी बाहुबली नहीं, मैं, ठीक है, मैं नितिन सर, मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई। नहीं पढ़ने में आता आपको तो आप एक बार आइए, जीएस तो पढ़िए हमसे। फ्री वाला बैच पहले पढ़ के देखिए, बाद में पेड में आइएगा। लेकिन नुकसान फिर भी आपका रहेगा, पता क्यों? फ्री वाला बैच पढ़ेंगे, आनंद आएगा, और ये भूल ही जाएंगे कि नहीं पेड में नितिन सर क्या पढ़ाए होंगे। अरे पेड ज्वाइन करेंगे जब, तब आपको पता चलेगा कि बैच पढ़ने का मतलब क्या होता है। मैं चाहता तो ऑफलाइन कोचिंग खोल लेता, बहुत बच्चे आते हैं, एकदम भर भर के आते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस दिन ऑफलाइन खोल लूंगा उस दिन मैं कुछ बच्चों तक सीमित रह जाऊंगा, मैं सबकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे पढ़ाने से क्या है कि मैं सबकी सेवा कर पा रहा हूं। गांव में जो दूर बैठा बच्चा है वहां तक भी अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच पा रही है। ऑफलाइन आने के बाद कहां पहुंचेगी? तब तो बच्चे को खुद निकल के आना पड़ेगा ना। तो आप कभी आओ, पढ़ो हमारे साथ, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़कर, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इन दोनों ही केस में याद रखेगा तीसरे पद का बोध हो रहा है, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि जब कभी तीसरा पद क्या हो जाए, प्रधान हो जाए, जब कभी तीसरा पद क्या हो जाए, प्रधान हो जाए, तो वहां समास हमेशा क्या होता है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। लेकिन कर्मधारय भी कर सकते थे। कर्मधारय श्वेतांबर में कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास में है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन हो जाता है? अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप क्या जवाब देंगे? तब आप कर्मधारय चूज कर सकते हैं। लेकिन जब बहुब्रीहि ऑप्शन में दिया हो फिर आपको कर्मधारय के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, कतई जरूरत नहीं है, यह आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। कर भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? एक भैया ने मैसेज किया कि सर परिभाषा से सवाल दीजिए, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करते हैं परिभाषा के। आज थोड़ा सा ट्रेलर है एक तरह से, ठीक है। ये चैप्टर का इतना आसान सा मैंने चीज पूछ दिया ना कि कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि कितनी बड़ी बात पूछ दिया। आपको मैं किस्सा बताऊं, जब मैं 12th में पढ़ता था, शिशु मंदिर का प्रोडक्ट हूं मैं एक तरह से, ठीक है, मतलब शिशु मंदिर से ही मेरी काफ़ी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई है। तो एक हमारे टीचर थे जयप्रकाश जी, ठीक है। एक दिन जो है क्लास में खूब हल्ला गुल्ला चल रहा था और जयप्रकाश सर आए, ऐसे एक बैग आए और ऐसे उठाया चाक और ऐसे देखो ऐसे बना दिया, ठीक है, बस ऐसे बना, पूछा क्या है। और हम लोगों की जो क्लास थी वो कॉमर्स की क्लास थी, मेरा इंटरमीडिएट जो है कॉमर्स से रहा है, तो कॉमर्स। और जो जेपी सर थे, ठीक है, वो पढ़ाते थे बिजनेस स्टडी, ठीक है, बिजनेस के बारे में। जब उन्होंने ऐसा बनाया तो हम लोग सोचे क्या है ये, ठीक है, और पूरी क्लास को खड़ा करा के बहुत पीटा, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या है। फिर लास्ट में जो है पूछा गया हम लोगों से कि सर उत्तर क्या है? बोले मूर्ख ट्रायंगल है, ट्रायंगल त्रिभुज है। अरे ये तो हमको ही पता था त्रिभुज है, लेकिन अब हम लोग क्या है ना, सोचे इतना आसान सा सवाल 12th के बच्चे से थोड़े पूछा जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है। मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी इतना आसान देख करके ना बच्चा डर जाता है और वो परीक्षा में पता नहीं क्यों उत्तर ही नहीं देता, छोड़ देता है, और ये कुछ खतरनाक होगा। कुछ खतरनाक नहीं है, जो आप जानते हैं वही उत्तर है, ठीक है। आज के बाद याद रखना, बहुत आसान सवालों को एकदम मत छोड़ना। क्या पूछा? भाषा का क्षेत्रीय, क्षेत्र छोटा होता है, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? राजभाषा तो नहीं, राजभाषा तो एक गो है ना, 10-20 राजभाषा तो है नहीं, केवल हिंदी है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, राजभाषा है, संविधान में वर्णित राजभाषा। और भाषा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि भाषा का ही तो क्षेत्रीय रूप आपसे पूछ रहा है, तो भाषा का क्षेत्रीय रूप भाषा थोड़े होता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली होता है, लिपि नहीं। लिपि तो लिखने की स्टाइल होती है भाई, लिपि तो लिखने की स्टाइल है ना, कि कैसे आप लिखेंगे। तो याद रखेगा, यहां बोली आपका जवाब हो जाएगा। आपको पता था, लेकिन कई बार भय में आने की वजह से आप जवाब नहीं देते, तो इस बात को भी आप जो है अपने ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा, अधिस्वर में कौन सी संधि है ये बताइए। अधिस्वर में संधि, ठीक है। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पे दो शब्द मिलेगा, एक शब्द मिलेगा अधि और दूसरा शब्द मिलेगा ईश्वर। क्या मिलेगा? ईश्वर। इस अधि में से छोटी ई को बाहर कर लेंगे और ईश्वर में से बड़ी ई को बाहर कर लेंगे। जब छोटी ई का मिलन बड़ी ई से होगा तो यहां बड़ी ई बन जाएगा। और आप हमेशा याद रखिए, चाहे बड़ा आ जाए, चाहे बड़ी ई आ जाए, चाहे बड़ा ऊ आ जाए,
चाहे दोस्तों बड़ा री आ जाए, ये चारों कभी भी आपको कहीं भी दिख जाए ना, तो बस आप सीधा सीधा दीर्घ स्वर संधि जवाब दे दीजिए। ज्यादा चिंता उनता करने की जरूरत नहीं है। और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो पेड कोर्स आपका इंतजार कर रहा है, आप पढ़ के देखो। हिंदी बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, जीवन में एक बार हिंदी पढ़ाऊंगा आपको, और इतना विधिवत पढ़ाऊंगा कि आगे भारत का कोई भी एग्जाम देने के लिए आप जो है तैयार हो जाएंगे और पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। कभी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कम से कम हिंदी में तो एकदम नहीं सोचना पड़ेगा। आगे आइए, करेक्ट। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए 2 बार घटा घटा शब्द दे दिया, तो आप जानते दोस्तों कभी भी शब्द की अगर आवृत्ति हो रही हो, क्या हो रहा हो दोस्तों? शब्द की आवृत्ति, मतलब एक से ज्यादा बार, ठीक है, प्लस दोस्तों क्या, अर्थ अलग अलग, और दोनों बार दोस्तों अर्थ क्या है, अलग 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 हो, तब दोस्तों वहां पे जवाब क्या होगा? यमक अलंकार जवाब होगा। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, यहां यमक अलंकार। कर काली घटा, घटा मतलब बादल, एक घटा का अर्थ क्या दोस्तों? बादल से, काले बादल, ठीक है। कैसे बादल? काले बादल की बात कर रहा है, ठीक है। काले बादल जहां होते हैं लगता है खूब बारिश होगा ना। और दूसरी घटा का मतलब क्या है? घटा का मतलब कमी है, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, घटा मतलब कमी हुआ। आप नहीं कहते हैं कि आदमी की इज्जत घटी बढ़ी, उसी तरह से घटा लिखा है, ठीक है। तो याद रखेगा काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है, तो बेर मतलब बैर, फल की बात हो रहा है। दूसरा बेर वाले का मतलब बार की बात हो रहा है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उस वाला बार की बात हो रहा था, ठीक है। तो लिख दिया वैसे ही। उसी तरह से कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, 2 बार कनक कनक आया, दोनों का मतलब अलग अलग, एक का मतलब सोना, एक का मतलब धतूरा, तो ये सब आता है यमक अलंकार में, ध्यान रखेंगे। करा लता मंगेशकर अच्छा गाती थी, इस पंक्ति में किसका प्रयोग हुआ है? कौन सा क्रिया विशेषण का यूज हुआ है? क्रिया विशेषण देखिए 4 ही होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। गुणवाचक कोई भी क्रिया विशेषण का भेद होता ही नहीं है, इस वजह से इसकी बात तो करना ही नहीं है। अब परिमाणवाचक में होता माप तौल, क्या होता दोस्तों? माप तौल। क्या यहां मापने तौलने की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या यहां स्थान की बात हो रही है? समय की बात हो रही नहीं, यहां रीतिवाचक हो जाएगा दोस्तों। और रीतिवाचक होता क्या, मैं आपको एक लाइन में बताऊं, ठीक है। जहां कार्य करने का माध्यम बताया जा रहा हो, ठीक है, जहां पर कार्य का माध्यम बताया जा रहा हो। जैसे नहीं आप कहते हैं, मैं कहूं, आप कहें सब धीरे धीरे पढ़ाइए, या कोई बच्चा कहे सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए, तो ये क्या है? ये कार्य किस तरह से पूर्ण हो रहा है, उसके माध्यम की बात हो रहा है। अच्छा, कार्य का माध्यम ऐसे मत समझिए, कार्य का माध्यम लिख दूंगा तो आप सोचेंगे कलम से पढ़ा है तो कलम माध्यम होगा, नहीं, वो वाला नहीं पूछ रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है क्रिया के होने का तरीका, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहां आप लिख लीजिए दोस्तों, क्रिया के होने का तरीका। अब आप समझिए पूरा, ठीक है। क्रिया कैसे हो रही? पढ़ाना क्या क्रिया है, लिखना क्रिया है। तब दोस्तों आप वो किस तरह से हो रही, जैसे तेज, धीरे, अच्छा। अब यहां देखिए गाना एक क्रिया है, और गाने के साथ दोस्तों जो अच्छा लगा है, यह क्या बता रहा है? ये उसके रीतिवाचक क्रिया विशेष को बता रहा है। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब जो बच्चा इतना डिटेल पढ़ा होगा वो तो कहेगा सर ऐसे ही हम हवा में हल कर देंगे, और जो नहीं पढ़ा होगा वो परेशान होगा। परेशान ना होइए, ठीक है, सीखिए। करा किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? कौन सा पर्यायवाची नहीं है? दर्प, मद, घमंड, मान, यह दोस्तों अहंकार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहंकार को। और यह अहंकार का पर्यायवाची भी दिया, बिल्कुल सही है। कानन, अटवी, कांतार, विपिन, ये जंगल को कहा जाता, वन को, और यह भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और पढ़िए अगला दे रहा दोस्तों, मत्सर, डाह, जलन, कुढ़न, ईर्ष्या को कहते हैं भैया। किसे कहते हैं? यह ईर्ष्या को कहा जाता है, ईर्ष्या को। यह भी दोस्तों सही लिखा हुआ है। बैल, पुंगो, बलिवर्द, गोनाथ, ठीक है, यह किसे कहा जाता है दोस्तों? बर्धा को कहा जाता है, बर्धा, बैल, ठीक है। अरे नहीं समझे? समझ गए सांड वाला, ठीक है, अब समझ गए, ठीक है। बलिवर्ड, अवनी, ईला, ईला भैया रोक दो यहीं पे, रोक दो, मिस्टेक दिया। ईला दोस्तों किसे कहा जाता है? ईला माता सरस्वती को कहा जाता है, और यहां अवनी यह धरती को कहा जाता है। तो यह 2 अलग अलग चीज हो गया, इसी वजह से मिस्टेक यहीं पर दिख रहा है आपको, ठीक है। ऐसे ही पहचानना है कि किसी के बीच में कोई घुस जाएगा सजाती बिजाती, तो भैया उनको आप बाहर निकालिए, ठीक है। यही आपको सीखना है, समझना है। कहिए मजा आया ना? अरे मजा आया भैया तो लाइक कमेंट कर दो, उसका भी चार्ज लगता है क्या? अरे बिना कहे कर दिया करिए महाराज, ठीक है।
काहे इंतजार करते हैं कि नितिन सर जो है मांगेंगे तभी हम प्राण देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। प्राण थोड़े मांग रहे हैं, लाइक कमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। कह रहा नूतन दूध नहीं पी रही है, ठीक है। यह किस प्रकार का वाक्य है? नूतन दूध नहीं पी रही है। पहली बात याद रखिए, संकेत वाच्य, भाव वाच्य, ये वाच्य तो होता ही नहीं, यहाँ वाच्य मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ कर्ता के बाद कई सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं नहीं दिया है ना तो तुरंत भाववाच्य करते हैं, नहीं। यहां भी दोस्तों कृतवाच्य हो जाएगा। कृतवाच्य या कर्तृवाच्य एक ही बात है, कृतवाच्य या कर्तृवाच्य एक ही बात है, ये आप ध्यान देंगे। तो नूतन दूध नहीं पी रही, ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब आपसे कहे पिताजी से टहला नहीं जाता, माता जी से दूध नहीं पिया जाता, अगर यही लिखता, अगर यही मान लीजिए लिखता कि नूतन से दूध नहीं पिया जाता, ठीक है, पिया जाता, ठीक है, तब दोस्तों क्या हो जाता? तब यहां पे होता आपका भाववाच्य। क्या हो जाता? तब भाववाच्य हो जाता। लेकिन अभी जो दिया ये सब समझिए एक्सीडेंटल सवाल है। बच्चा सोचता नहीं दिखा, ठोक दो उत्तर ना। यही सब तो हम सिखाते हैं पेड क्लास में। आप कई बार वजह ढूंढते हैं कि अरे फ्री मिल रहा है तो पेड में जाकर क्या करेंगे। नहीं भैया, फ्री और पेड में बहुत बड़ा अंतर है। यह एक आईना है, ये जो हम क्लास देख रहे हैं ये एक आईना है। इस आईने में आप अपने आप को देख सकते हैं कि हम कितने तैयार हैं। आईना में व्यक्ति क्या देखता है ना, अपना तो सही है, फिट फाट दिख रहे हैं कि नहीं। ये आईना है कि हिंदी की तैयारी आपकी कितनी बेहतर है, बस ये आप यहां से जान पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। करा किसी एक में ही आस्था रखने वाला, किसी एक में आस्था रखने वाले को क्या कहा जाता है? ऐसे तो आप सोचेंगे कि सर काश कि यहां आस्तिक मिल जाता, हाँ आस्तिक, लेकिन अगर आस्तिक दिया भी होता तो गलत हो जाता। आस्तिक मतलब क्या होता है? आस्तिक मतलब आस्था रखने वाले से कहा जाता है, जो धर्म में, जो भगवान में आस्था रखता है उसे दोस्तों आस्तिक कहा जाता है, ठीक है। आस्था रखने वाला, ठीक है, आस्था रखने वाला, ये दोस्तों आस्तिक कहलाता है। लेकिन किसी एक में आस्था रखना, ये यहां पॉइंट की बात है, ध्यान दीजिए। जो मैटर है वो क्या है? किसी एक में ही दोस्तों आस्था जो रखता है उसके लिए शब्द होता है अनुत्तीर्ण, तो फेल हो जाएगा, अनुमोदन नहीं, अनन्य। तभी आप एक शब्द सुनते होंगे कि फला व्यक्ति हमारा अनन्य भक्त है। हाँ, अनन्य मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, ठीक है। जो किसी एक में आस्था रखता है उसके लिए शब्द आता अनन्य। हाँ, क्या करेंगे महाराज, लग रहा होगा कि सर इनमें से कोई नहीं चूज कर लेते हैं, लेकिन रुकिए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। ऐसे ही एक्सीडेंटल सवाल आपको परीक्षा में मिलते हैं, बच के चलिए ऐसे सवालों में। अब ये भी बहुत आसान सा सवाल मैं दिया, परिभाषा टाइप का है, हालांकि परिभाषा नहीं लेकिन उसी तरह का बहुत आसान सवाल है। करा कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में जो अक्षर प्रयुक्त किया जाता है, अब ज्यादातर बच्चा जो यहाँ करेगा वो दोस्तों इसी चार में कंफ्यूजन होगा। कुछ बच्चा वर्ड करेगा, कुछ बच्चा चरण करेगा, कुछ बच्चा अक्षर करेगा, लेकिन सही उत्तर क्या? मात्रा। जब कभी दोस्तों आप छंद पढ़ते हैं तो छंद में मात्रा को ही ध्यान दिया जाता है, और ये मात्रा ही दोस्तों वहां दो भाग में बटी होती है। एक को हम लघु कहते हैं और एक को हम दीर्घ कहते हैं। चाहे हम इसे लघु कह लें, चाहे हम इसे ह्रस्व कह लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ह्रस्व लघु में ऐसे मात्रा बनती है और दीर्घ में ऐसा बनता है, ठीक है, जहां दो मात्रा होता है वहां। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ मात्रा की बात होती है, बाकी वर्ड, अक्षर, चरण ये सब आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। करे अभागा सुख से वंचित रह जाता है। इस लोकोक्ति के लिए दोस्तों एक बढ़िया, सॉरी, इसके लिए एक अच्छी सी लोकोक्ति आप चूज कीजिए। क्या लिखा है? अभागा सुख से वंचित रह जाता है। बड़ा कंफ्यूजन भरा सवाल है। अंधा बटेर कीचड़ खाए, अंधा कबूतर कीचड़ खाए, अंधा बत्तख कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए। क्या सही होगा? लोकोक्ति क्या सही है? ठीक है, कोई एक ही सही है। पहली बात, बटेर नहीं होता। दूसरी बात, कबूतर भी नहीं होता। सही क्या होता दोस्तों? सही होता है जो नहीं है वो बत्तख नहीं है, बगुला सही होता। अंधा बगुला कीचड़ खाए। बगुला रहता पानी में मछली पकड़ने के लिए, लेकिन अब अंधा है तो उसको पता नहीं चल रहा, कीचड़ खाने में लगा है। उसी तरह से जो अभागा होता है वो सुख से मतलब सुख के आसपास रहते हुए भी वो सुख को भोग नहीं पाता, वंचित रहता है, ठीक है। तो ये इसके कहने का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। करा उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, अपने को या स्वयं को निर्दोष घोषित किया। एक सरल वाक्य है और आपको क्या करना है, इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में दोस्तों चेंज कर देना, बदल देना है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में। और मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है
यद्यपि, जद्यपि, जब, तब, की, ये सब पहचान होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, यद्यपि, इसका पहचान क्या होता है, कहीं यद्यपि शब्द लगा दीजिए, कहीं यदि शब्द लगा दीजिए, कहीं जब लगा दीजिए, कहीं तब लगा दीजिए, कहीं की लगा दीजिए, यही सब इसकी पहचान होती है मिश्र वाक्य की। तो लिखा है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा और तो दोस्तों संयुक्त वाक्य में आता है। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया, तो गलत ही लिख दिया। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित, ये भी दोस्तों मैं अपने को, ये भी नहीं फिट बैठ रहा है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये सरल वाक्य को आपने मिश्र वाक्य में रख दिया। ऑप्शन नंबर 1 चूज कीजिए, सही दिया। बाकी में कुछ ना कुछ दोस्तों गड़बड़ है, चाहे पदक्रम का दोष है, चाहे कुछ अन्य तरह के दोष है, लेकिन है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। करा साहित्य में रस का क्या अर्थ है? जो साहित्य में आप रस वाला चैप्टर पढ़ते हैं, रस का मतलब क्या होता है? गन्ने का रस, कैसा रस, किस रस की बात हो रही है? यहाँ मजे की बात। साहित्य की मिठास, अरे खाने वाली चीज नहीं कि मीठा लगेगा। साहित्य की आनंद, साहित्य का स्वाद नहीं, साहित्य से मिलने वाली जो आनंद अनुभूति होती है, आनंदानुभूति, मतलब जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही दोस्तों क्या है? रस है। जैसे जब आप पढ़ते हैं कि वो वाली लाइन पढ़ते हैं, चमक उठी संसक्ता मन में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या है? एक उत्साह का भाव पैदा हो रहा है, तो समझ में आता है उसमें वीर रस होगा, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारा मिलता है। तो रस एक तरह से आनंद की अनुभूति कराता है, और आनंद कई तरीके का होता है। जिस तरह से रस दोस्तों 9 प्रकार का होता है, वैसे भरत मुनि तो 8 ही मानते हैं। वो शांत रस को रस नहीं मानते। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, वो नहीं मानते तो क्या, बाकी लोग तो मानते हैं ना, आप भी मानिएगा, ठीक है, छोड़ मत दीजिएगा, नहीं छोड़ेंगे ना, ध्यान रखेंगे। देखिए स्टडी 91 ऑफिशियल जो हमारा नया एप्लीकेशन आया, हमने उस पर बहुत सारे बैच बनाए, बहुत सारे। आपके बीपीएससी के लिए भी बैच है। जो बच्चा मुझसे जीएस पढ़ना चाहता है ना, उसके लिए दोस्तों एक स्पेशल बैच हमने यहाँ तैयार किया, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। बच्चा सोचेगा सर केवल इतिहास पढ़ के क्या करेंगे? अरे भाई आप इतिहास पढ़ लो, इसके बाद भूगोल पढ़ लेना, संविधान पढ़ लेना, विज्ञान पढ़ लेना। अच्छा पढ़ोगे एक एक विषय ना? नहीं सर हम 10 विषय एक साथ पढ़ते हैं। अरे काहे खिचड़ी बनाने में लगे हो? 10 विषय एक साथ पढ़ने से बेहतर है कि आप 10 लेक्चर एक साथ पढ़ने की बात करें। इसका मतलब है कि भाई आप कह रहे हैं कि हम 10 लेक्चर पर डे पढ़ेंगे, तो एक ही विषय का 10 लेक्चर पढ़ो ना, उससे क्या एक विषय जल्दी कवर हो जाएगा, एक विषय जल्दी कवर हो जाएगा। जितना फास्ट कवर होगा आप कहने को भी तैयार रहेंगे कि हाँ हमारा ये विषय पूरी तरह से तैयार है। नहीं कहेंगे? कहेंगे ना कि हमारा ये विषय पूरी तरह से तैयार है, कहीं से कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप आइए, साथ में पढ़िए, तैयारी बहुत बेहतर होगी। कम से कम डेमो तो देख ही लीजिए, बिना डेमो के क्या ही सोचना। अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी का है? जिसकी वर्तनी गलत है बताइए। साप्ताहिक, ये बिल्कुल सही लिखा है। पहले शुद्ध वालों को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। शुद्ध में दोस्तों साप्ताहिक शुद्ध है, अधीन भी शुद्ध है, ज्योत्सना भी दोस्तों शुद्ध है, और अभ्यर्थना भी शुद्ध है। जो गड़बड़ है वो चंडाल है। क्या है दोस्तों? पहली बात याद रखिएगा, चंडाल शब्द नहीं होता है। सही क्या होता है? चांडाल होता है। क्या होता है दोस्तों? चंडाल नहीं होता है। क्या होता है? चांडाल होता है। यहां बिंदी है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे चांडाल होता है, चंडाल नहीं। हम बोलते समय भी चंडाल 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 कहते हैं, चंडाल नहीं, चांडाल, चा 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 चांडाल, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या है? गलत है। कर अब फारसी भाषा का जो शब्द नहीं है उसको ढूंढ करके अलग कर दीजिए, फारसी भाषा, ठीक है। करा इत्र, इस चैप्टर का डेमो एक बार आप अपने बैच में देख लीजिए बीपीएससी में। ऐसा बेहतरीन डेमो मैंने सिखाया ना कि आपको ये चैप्टर हिंदी में सबसे कठिन लगता है, लेकिन जब आप गुप्ता जी से पढ़ेंगे ना तो ये चैप्टर आपको सबसे आसान लगेगा। मीना याद है ना, मीना, हाँ, तो इत्र लगाती मीना, खुशबू खूबसूरत, हाँ, तो याद रखिएगा इत्र हो गया, ठीक है। ये फारसी शब्द है, खुशबू, चेहरा, खूबसूरत, ये सब। अदा नहीं, अदा दोस्तों अरबी शब्द है। अदा क्या है? अदा अरबी शब्द है, और अदा से कुछ और याद रखिएगा। आज अदा याद रखिए, कल दोस्तों आदत याद रखिएगा, अदा आदत, परसों दोस्तों अदालत याद रखिएगा, ठीक है। अदा आदत अदालत, ठीक है। इसी तरह से, और कैसी अदा कैसी आदत, अजीब आदत। क्या आदत है? कैसी आदत? अजीब आदत, ठीक है, सॉरी अजीब आदत, ठीक है। और अदालत, अदा किसका दोस्तों? तो आदमी की अदा, हाँ आदमी। ये सब दोस्तों जो शब्द है, आखिर, ठीक है, आखिर। तो दोस्तों ये सब जो शब्द हैं ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। औरत, औलाद, ये सब दोस्तों अरबी भाषा के शब्द हैं। तो यहां पर जो गड़बड़ है ये ऑप्शन नंबर सी था, ये फारसी नहीं है, ये अरबी है, यही सीखना था।
करा वचन की दृष्टि से जो असत्य है वो बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं। करा माला का मालाएं, दीवार का दीवारें, मछली का मछलियां होगा, लेकिन मात्रा दोस्तों यहां गड़बड़ लिखा है। देखिए, जिस तरह से नदी में बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन जब आप बहुवचन बनाएंगे तो नदी का नदियां हो जाता है। जिस तरह से दवाई में बड़ी ई की मात्रा होती है, लेकिन जब दवाइयां लिखते हैं तो ई दोस्तों छोटा हो जाता है। उसी तरह से जब आप मछली लिखते हैं तो मछली का क्या हो जाता है, मछलियां में ल पे जो मात्रा है वो छोटी ई का हो जाता है। जब वधु लिखते हैं तो बड़ा ऊ रहता है, जब वधुएं लिखते हैं तो यहां पर छोटा हो जाता है। ध्यान दीजिए भैया, क्या ध्यान देना है, बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ी ई छोटी ई, बड़ी ई छोटी ई, बड़ी ई छोटी ई, यही तो ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली बात के हिसाब से ये गड़बड़ हो जाएगा। प्रजा का प्रजाजन सही है, मजदूर का मजदूर वर्ग सही है, मित्र का मित्रगण सही। कल मैंने एक सवाल दिया था मित्र, ठीक है, मित्र आपसे पूछा था कि मित्र का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मित्र का हो जाता है मित्रगण। क्या हो जाता है, मित्र गण हो जाता है, तो ये हो जाता है। बाकी दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी गलत है, उसे ढूंढ लीजिए। तद्भव शब्द चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? चबूतरा को चरवर्तर कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। चरबूतरा कहते हैं, ये भी नहीं कहते हैं। चारबूतरा कहते हैं, चत्वाल कहते हैं, जी हाँ चत्वाल कहते हैं। चबूतरा को क्या कहते हैं दोस्तों, चत्वाल कहा जाता है, चत्वाल चत्वाल। ठीक है, चत्वाल कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। कारण इनमें से कौन सा सही युग्म नहीं है? ओहो, कौन सा सही युग्म नहीं है? करा वत्स का बछड़ा। देखिए, वत्स का बछड़ा भी होता है और वत्स बालक के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो खैर बछड़ा याद रखिए, ज्यादा सही है। स्फोटक फोड़ा को कहते हैं, क्षत्रिय खत्री को कहते हैं, मिष्ट अमित को नहीं कहते। मिष्ट मतलब मीठा होता है, मिष्ट का मतलब क्या होता है, मीठा होता है। यति को जति कहते हैं। तो यहाँ पे जो गड़बड़ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों आपको गड़बड़ी नजर आ रही है। बस देख के पहचानना था तो आप जो है अपना उत्तर जो है सही कर देते हैं। आगे देखिए, करा कृदंत प्रत्यय। दोस्तों आइए पहले प्रत्यय समझिए। प्रत्यय हमेशा जो है दोस्तों ये अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय दो तरह के होते हैं, एक होता है दोस्तों कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। कृदंत और तद्धित। कृदंत प्रत्यय जो होता है इसका निर्माण हमेशा क्रिया के अंत में दोस्तों कुछ लगकर होता है, जबकि तद्धित प्रत्यय जो होता है यह चाहे संज्ञा शब्द हो, चाहे सर्वनाम शब्द हो, चाहे विशेषण शब्द हो, ठीक है, तो इनके अंत में दोस्तों जुड़ करके ये तद्धित लगता है, तभी तो इसे तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत जैसे होता है वैसे तद्धितांत होता है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इस कृदंत में क्रिया होता है। ठीक है, क्रिया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। यहां पे आपको वाक्य को एक तार्किक क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो पहले पढ़िए, लिखा है रोगी को डॉक्टर के पास ले जाया गया। अच्छा, रोगी बीमार पड़ा, तो भाई बीमार पड़ा होगा तभी डॉक्टर के पास ले गए होंगे, ऐसे तो जाएगा नहीं। करा डॉक्टर ने रोगी की जांच की, तो पहले ले जाएंगे तब जांच होगा। डॉक्टर ने दवा लिखा, रोगी ठीक हो गया, तो पहले क्या हुआ होगा दोस्तों, बहुत आसान सा है, पहले रोगी बीमार हुआ होगा। क्या हुआ होगा, पहले रोगी जो दोस्तों ये बीमार पड़ा होगा। क्या हुआ होगा, बीमार। ठीक है, पहले बीमार, फिर दोस्तों कहाँ गया होगा, फिर गया होगा डॉक्टर के पास। ठीक है, बीमार होने के बाद आदमी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने क्या किया होगा, पहले जांच लिखा होगा। ठीक है, कि भाई किस कारण बीमार है, क्या दिक्कत है इस व्यक्ति को। जांच के बाद दोस्तों डॉक्टर ने दवा लिखा होगा। क्या लिखा होगा, दवा लिखा होगा। ठीक है, उस जांच को देख करके, और जब रोगी खाया होगा दवा, तो दोस्तों दवा खाया तो रोगी ठीक हो गया। ठीक है, खाने के बाद दोस्तों रोगी ठीक हो गया। ठीक है, दवा खाकर, तो यहाँ ठीक लिख लीजिए सीधा। ठीक है, ठीक हो गया दवा से, तो ये हो जाएगा। तो 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत आसान आसान सवाल, कुछ दिन से मैं कठिन दे रहा था, सोचा थोड़ा आसान कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सिस्टम समझिए। आज दोस्तों फिर से मैं एनसीईआरटी पुस्तक से ही, मुझे एक बच्चा मैसेज किया था, और मैं बच्चों की बात बहुत सुनता हूँ, ठीक है, कि सर साइंस से एक गद्यांश दीजिए। अच्छा, लिखना बड़ा आसान होता है सर, साइंस से दे दीजिए। सोचे हो कि गद्यांश लिखने में कितना मेहनत जाता है? लिखने में कम मेहनत जाता है, क्वेश्चनवा बनाने में पूरा जिंदगी नरक हो जाता है। 5 क्वेश्चन पता नहीं क्या बनाए, रोज रोज नाटक रहता है, आधा पौना घंटा इसी में रोज खत्म करता हूँ। लेकिन क्या करें, पढ़ाना है तो कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। शॉर्टकट में चोरी करके जो दुनिया पढ़ रही वही सब दूंगा, भाई मेरे और लोगों में क्या अंतर है? अरे गुप्ता जी,
कुछ नया रास्ता बनाइए। नया रास्ता बनाने में देखो मेहनत तो लगेगा, हाँ नहीं लगेगा? नया रास्ता बनाने में मेहनत तो लगेगा, लेकिन आनंद भी तो नए रास्ते का है, जिससे आपको मजा आता होगा पढ़कर कि हाँ नितिन सर की क्लास में जाने पे रोज एक नया गद्यांश मिलता है। वो आसान है कि कठिन अपनी जगह है, लेकिन नया पढ़ने को मिलता है, एक बात तो तय है। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों। यहां सवाल दे रहा है कि दिल का क्या काम है? दिल का काम सर दिल लगाने का है। अच्छा, पढ़ना नहीं है क्या? साइंस का है। सुनो, करा भोजन को पचाना। अरे महाराज, भोजन को अमाशय पचाता है। कौन पचाता है? अमाशय। अच्छा, एक बात पूछता है सवाल ना कि बताइए भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? मैं बताऊं, मैं हर विषय पढ़ता हूं, मेरे मुंह मत दिखो मेरे, ठीक? मैं हिंदी का मास्टर नहीं हूं, आपको ऐसा लगता है। मैं कहूँ आप खाली हिंदी पढ़ते हैं, अरे हिंदी पढ़ने से किसका गुजर बसर होगा जी? आपसे कब से कह रहा हूं कि फाउंडेशन बैच में आओ, जीएस पढ़ा रहा हूं तो आप करो हिंदी का मास्टर। एक अलग रूप है, ठीक है, उसको साइड में रखिए। दोस्तों, एक सवाल मेरे सामने, बहुत 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं साइंस पढ़ाता था कॉपी पे, तो एक सवाल मेरे सामने आया, रियलिटी बता रहा हूँ, कि भोजन का पाचन कहाँ से होता है। तो मैं हूँ, आप हो, हर आदमी क्या करता है? खाओ, अमाशय में जाएगा, स्टोमक, यहीं से पाचन होगा, ठीक है। तो स्टोमक टिक कर दिया, उत्तर गलत हो गया। हाँ, गलत हो गया उत्तर। हम हैरान, और ऑप्शन बड़ा अंडबंड दिया था, यही सा ऑप्शन दिया था, भोजन का पाचन दिल से होता है, दिल हृदय से होता है, ठीक है, किडनी में होता है, अमाशय में होता है, मुख में होता है। हमने कहा यार पाचन तो अमाशय में होता है, आप भी देखते हो, आप भी अमाशय करते हैं, हम भी अमाशय कर दिए, उत्तर गलत। मैं हैरान, अब लगा मैं गूगल सर्च करने, उत्तर ही नहीं पता चल रहा है। एक हमारे बड़े प्रिय सर हैं, ठीक है, ये बायोलॉजी मैंने उनसे बहुत सीखा है, ठीक है, राज शर्मा उनका नाम है, बहुत बेहतरीन टीचर हैं, ठीक है, तो बड़ा मानते भी मुझे, ठीक है, और वाकई गुरु होना चाहिए तो वैसा बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, बोले नितिन क्या किया तुमने? तुमने कहा सर अमाशय। तो बोले क्यों? मैंने कहा सर बचपन से सुनते हैं कि अमाशय में पचता है। बोले नहीं, बिना मुंह में जो आप लेते हैं, ये जो आप जो है खाना खाने के बाद जो उसे कूचने का काम करते हैं, जब वो लार में जाकर लिपटता है, क्या ये पाचन का अंग नहीं है? मैंने कहा सर कैसे? अरे बोली महाराज पाचन मतलब क्या? जो कुछ खा रहे हैं वो छोटे छोटे भागों में टूटेगा, तो तोड़ने का काम तो ये 3200 दांत मिलके कर रहे हैं ना। मैंने कहा पॉइंट है भैया। तो आज के बाद याद रखना, मुख से पाचन होता है। पाचन शुरुआत कहां से होता है? शुरुआत बोल रहा हूं, मुख से, याद रखना, ठीक है। साथ में अच्छा भी लगता है, जिस बच्चे ने रिकमेंड किया कि सर साइंस का पढ़ाइए, बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा इसी के साथ। 5 मिनट साइंस पे बात कर लेंगे तो पेट में दर्द तो होगा नहीं, अरे आप ही का फायदा होगा ना, एक सवाल आपको जीवन भर के लिए याद हुआ ना, ठीक है। भोजन को पचाना नहीं, हड्डी मजबूत बनाना नहीं, शरीर में रक्त पंप करना ही होता है, सोचना नहीं, सांस लेने फेफड़े से काम होता है, ठीक है, सोचने का काम मस्तिष्क से होता है, तो ये सब याद रखिएगा। अब फिलहाल सवाल देखते हैं। करा हमारा दिल हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, यह एक पंप की तरह काम करता है, जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है, मोटर जिसे पहुंचाता है ना वैसे रक्त पहुंचाता है। रक्त हमारे शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने। कई बार ये भी सवाल आता है कि रक्त पूरे शरीर में दौड़ता है तो करता क्या है? दोस्तों यह शरीर के एक एक हिस्से में दोस्तों ऑक्सीजन पहुंचाता है और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है, दोनों जरूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को वहां से हटाता, मतलब उसको वापस लाता है, तभी तो आप फिर फेफड़े में वापस आएगा तो आप जो है बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिल जो है ये 4 कक्षों में बटा होता है, ठीक है। कितने कक्ष होते हैं दिल में? 4 कमरा होता है। हाँ, दिल में कितना कमरा? 4 कमरा। 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है, ठीक है। आलिंद जो होता है ये रक्त को ग्रहण करता, आलिंद ग्रहण करने का काम, और निलय जो होता है ये शरीर में पंप करता, आगे भेजता है, पंप, ठीक है, करता है। दिल की धड़कन एक स्वचालित प्रक्रिया है और यह हमारे शरीर में जीवन भर चलती रहती, बंद हुआ तो कहानी खत्म। अच्छा, ये जो दिल धक धक करता है, परीक्षा में एक बार ये भी सवाल आया, हाँ मैं बताऊं, अपनी बारे में बता रहा हूं, सवाल ऐसे हल कर रहा था, मुझे प्रैक्टिस सेट हल करने की खूब आदत है, ठीक है। मैं खाली रहता हूं तो कुछ ना कुछ हल करते रहता हूं, किसी विषय का, कुछ भी, सीडीपी मिल जाए, समाज शास्त्र, कुछ मेरे दिमाग में आ गया कि आज इसी को हल करना, तुल जाता हूं उसी पे, ठीक है। तो हुआ क्या कि सवाल आया कि दिल की धड़कन की ध्वनि क्या है? 4 ऑप्शन दिया था, मुझे गलत ऑप्शन बनाने की थोड़ी कम आदत है, ठीक है। ऑप्शन था धक धक, लबडब, ठीक है,
कुछ और मान लीजिए हट फक ऐसे कुछ, ठीक है, दुख दुख भुक भुक कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, ऐसे कुछ दिया था, मैंने धक धक कर दिया। आप क्या करते हैं? करते धक धक ना, धक धक नहीं कि लोग करते हैं यार दिल धक धक कर रहा है, ठीक है, धक धक। कौन बता दिया यार धक धक? बचपन में बच्चा को सिखा देना चाहिए था लब डब। ये धक धक नहीं होता है, ये जो धड़कन होती है ना, जो धड़कन होता है दोस्तों, जो धड़कन होता है ना, इसकी ध्वनि जो होती है, धड़कन की जो ध्वनि होती है, ये लबडब ध्वनि होती है। क्या होती है? लबडब। क्या होती है? मैं सही बता रहा हूं यार, ये कोई मजाक की क्लास नहीं है, ठीक है, लबडब ध्वनि होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं पहले। करा दिल कितने कक्षों में बटा होता है दोस्तों? तो 4 कक्ष में बटा होता है। आज हमने पढ़ा कि दो क्या होता है दोस्तों? 2 आलिंद होता है, 2 आलिंद होता है, और 2 क्या होता है दोस्तों? 2 निलय होता है, ठीक है, 2 निलय होता है। आलिंद दोस्तों क्या काम करता है? ये रक्त ग्रहण करता है। क्या करता है? रक्त ग्रहण करता है। और जो निलय होता है ये रक्त पंप करता है। यही पढ़ा आपने ना? तो इस तरह से दोस्तों अच्छा सवाल, इसको भी याद रखिएगा। आगे लिख रहा है कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? जंक फूड खाना चाहिए। खा लो जंक फूड। अरे जो छोटी छोटी वेसल्स है ना, उसमें जाकर ये जंक फूड जाके जम जाता है दोस्तों, फैट जम जाता है, तभी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना। ऐसा नहीं करना। रोजाना व्यायाम करना, ये तो बहुत बढ़िया काम है। धूम्रपान बिल्कुल नहीं, रात भर जागना बिल्कुल भी नहीं, तनाव लेना बिल्कुल भी नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आगे आइए, कह रहा रक्त शरीर के किस भाग में ऑक्सीजन छोड़ता है? ठीक है, आइए पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और तनाव से दूर रहना चाहिए। धूम्रपान, शराब और अस्वास्थ्यकर भोजन जो है वो हमारे शरीर के लिए, दिल के लिए भी हानिकारक होता है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये दोस्तों जो ब्लड होता है, ये कह रहा है कि रक्त जो है शरीर के किस भाग में ऑक्सीजन छोड़ता है? तो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अभी आपने पढ़ा ना कि दोस्तों ये जो पंप होता है रक्त, ये शरीर के हर एक अंगों तक दोस्तों, हर एक कोशिकाओं तक दोस्तों ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आप याद रखेंगे। कह रहा है दिल की धड़कन, ठीक है, कैसी होती है? अनियमित होती है? बिल्कुल भी नहीं। धीमी, तेज, स्वचालित होती है? स्वचालित होती है। प्लस दोस्तों याद रखेगा लबडब होती है। कैसी होती है? लबडब ध्वनि होती है दिल की। कैसी होती है? लबडब। तो यहां ऑप्शन नंबर डी चूज कीजिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ तो दोस्तों खास आपको मिला ही होगा, कुछ बढ़िया मिला होगा सुनने को, समझने को। आप भी बताइए, आपकी इच्छा, मैं आपकी बात भी मानूंगा। आप कैसा गद्यांश चाहते हैं मुझे बताओ तो सही, जैसे कहेंगे वैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए, अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं सर हम जैसा कहते हैं वैसा सर मान लेते हैं। अरे भैया, पेड क्लास ज्वाइन करने के बाद भी अगर आप कुछ कहेंगे ना कि सर इस वाले चैप्टर में 2 वीडियो और दे दीजिए, तो मैं कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करता कि नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? अरे हमारा अस्तित्व हमारे बच्चों से है, समझ रहे हैं? आपके लिए तो खड़ा हूं। मान लो आप बैच खरीद लें, किसी 1-2 चैप्टर में आपको लगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो भैया बैच हमसे खरीदे हैं तो मोदी जी से उत्तर तो मांगेंगे नहीं जाके कि सर दे दीजिए, या दूसरे मास्टर से पूछेंगे नहीं। भाई पैसा हमको दिए हैं तो सिखाने का धर्म और फर्ज, कर्तव्य सब हमारा है ना, तुम सिखाएंगे। आप बताओ तो सही कि कहां आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम तो तत्पर बैठे हैं कि हम सिखा के मानेंगे। 1-to-1 सोल्यूशन मिलता है बैच में, 1-to-1 एक बच्चों का सोल्यूशन मिलता है, आप ये जान लीजिए, ठीक है। और रही बात जीएस की, तो पहले फ्री वाली क्लास पढ़ लो। फ्री वाली क्लास में दोस्तों पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ा दिया, समाप्त हो गया। मिडावल समाप्त हो गया, मॉडर्न समाप्त हो गया, पॉलिटी समाप्त हो गया, और ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो गया। जो अभी चल रहा है वो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। अब तक दोस्तों 420 से अधिक लेक्चर दोस्तों दिया जा चुका है। 420 लेक्चर मायने रखता है। करीब दोस्तों 12,500 से अधिक सवाल पर दोस्तों हम जीएस में चर्चा कर चुके हैं। कंप्लीट जीएस में 12,500 सवाल, जैसे आज हिंदी में 1500 सवाल कंप्लीट हो रहा है ना, उसी तरह से जीएस में 12,500, कहां 1500, कहां 12,500, फ्री में, बिना पैसा का पढ़ना है, ठीक है। पहले इसको पढ़ो, आनंद आए, तब दोस्तों आप आओ पेड क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।